हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा एसएसटी में फ्रेंच रेवोल्यूशन का, फ्रांसीसी क्रांति। चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 जुलाई 1789 को पेरिस में जो है एक तरीके से आतंक का माहौल था। रीज़न क्या बताया है कि सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। यह अफवाह जो है लोगों के बीच फैल गई थी कि सम्राट जो है वो नागरिकों के बीच गोलियां चलवाने वाला है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर लगभग 7,000 व्यक्ति और औरतें जो हैं वो इकट्ठे हो गए। कहाँ पर? टाउन हॉल में। उन्होंने एक रणनीति बनाई हथियारों की खोज के लिए। जो है बास्तील की जेल जो है उसको तोड़ने का उन्होंने प्लान बनाया। हथियारों की खोज के लिए वो यहाँ पर एक नगर में पहुंचे। बास्तील की जेल जो थी उन्होंने तोड़ दी और यहाँ से जो है गोला बारूद हथियार मिलने की इनको बहुत ज़्यादा आशंका थी। इसी बात को लेकर जो है यहाँ पर कैदी जो थे वो उनको छुड़ा लिया जाता है। हालांकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, केवल 7 ही व्यक्ति जो है वो यहाँ पर मिले थे। लेकिन एक तरह से जो बास्तील की जेल थी वो निरंकुश तानाशाही शासन का प्रतीक मानी जाती थी और इसको तोड़कर लोगों ने जो है नागरिकों ने क्या किया, एक तरीके से निरंकुश सत्ता को जो है आईना दिखा दिया कि किस प्रकार जो है वो आम नागरिक विद्रोह कर सकते हैं और तानाशाही शासन व्यवस्था को जो है उखाड़ने का वो साहस कर सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है, इस घटना के बाद पेरिस और जो एरिया है देहाती क्षेत्र, वहाँ पर अधिकांश जनता जो है वहाँ पर महंगाई के कारण जो है जनता परेशान हो जाती है। गरीबी भुखमरी की समस्या जो है लोगों के बीच देखने को मिलती है। अब फ्रांस में स्थिति क्या थी एक बार समझ लेते हैं। 1774 में जो है फ्रांस में बुर्बो राजवंश जो है वो स्थापित हो जाता है और लुई 16वां जो है वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ जाता है। उसकी आयु केवल 20 साल है। उसका विवाह हुआ है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। राज्यारोहण के समय जो है उसका राजकोष खाली हो गया है। लंबे समय तक युद्धों के कारण जो है फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। यानी कि वर्तमान समय में कौन है? लुई 16वां शासन कर रहा है, लेकिन उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके जो पूर्वी शासक रहे हैं उन्होंने क्या है बहुत ज़्यादा युद्धों में जो है पैसा खर्च कर दिया। फ्रांस का खजाना जो है वो एक तरीके से खाली माना जा सकता है। लेकिन और जो उनका विवाह हुआ है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से, वो भी जो है खर्चीली महिला हैं, जिसके कारण आगे चलकर उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्साय के महल जो है दराज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से ढो रहे थे। लुई 16वां के शासनकाल के दौरान फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। एक तरीके से देखिए, फ्रांस जो है युद्धों में उलझा हुआ था और ब्रिटेन ने जो है अमेरिका पर भी कब्जा कर लिया था और जो उसके 13 उपनिवेश अमेरिका में बनाए हुए थे उनको स्वतंत्र कराने के लिए कहीं ना कहीं फ्रांस जो है वो आगे आ जाता है और वो अपना बहुत सारा पैसा, आर्थिक संसाधन और जो सैनिक सहायता जो है वो अमेरिका को उपलब्ध करवा देता है, जिसके कारण उसके संसाधन और ज़्यादा जो है वो युद्धों में समाप्त हो जाते हैं और उसकी स्थिति जो है लगातार दयनीय होती चली जाती है। फ्रांस में जो वर्ग विभाजन है किस प्रकार बटा हुआ था, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है फ्रांस में समाज जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग है हमारा पादरी वर्ग, जिसे हम क्लर्जी वर्ग के नाम से जानते हैं। सेकंड है कुलीन वर्ग, नोबेलिटी जिसके हम कह सकते हैं। और जो तीसरा जो वर्ग है वो अलग अलग 3 भागों में वो डिवाइड है। वो कैसे हैं? सबसे पहले जो बड़े व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, एडवोकेट हैं, वो इसमें शामिल है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड में जो है वो किसान और कारीगर हैं। थर्ड जो स्टेज है उसमें भी जो है जो छोटे किसान हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, मजदूर हैं, नौकर हैं, वो इसमें इंक्लूड हैं। यानी कि समाज में जो है वे तीनों वर्ग जो है वो लगातार अलग अलग बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही जो फ्रांस में सबसे पहला वर्ग है पादरी वर्ग, उसको बहुत सारे राइट मिले हुए हैं। प्रॉपर्टी का राइट जो है पादरी वर्ग को भी है, कुलीन वर्ग को भी है। लेकिन पहले और जो दूसरे जो है एक तरह से ये सभ्य जिंदगी जो है वो जी रहे थे, ऐशो आराम शान और शौकत की जिंदगी जो है ये दोनों वर्ग जो है वो जी रहे थे। लेकिन आम पब्लिक जो है इन्हें जो है वो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसका कारण क्या है कि इनको जो है वो टैक्स पे करना पड़ रहा है। लेकिन जो पादरी वर्ग है जिसके पास अथाह संपत्ति है, कुलीन वर्ग, इन्हें जो है कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। इसका रीज़न क्या बताया? इन्होंने रीज़न दिया है कि ये तो जन्म से ही जो है श्रेष्ठ परिवारों में उत्पन्न हुए, इस कारण इन्हें जो है वो टैक्स नहीं देना है, जिसके कारण लगातार लोगों के बीच जो है वो संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। नेक्स्ट पिक्चर्स हमें दी गई है। इस पिक्चर्स के माध्यम से क्या दिखाया गया है, देखिए। एक व्यक्ति जो है ये यहाँ पर कुर्सी पर बैठा हुआ है और इसके हाथ में जो है ये तलवार से दिखाई दे रही है। यहाँ पर लिखा है कुलीन व्यक्ति मकड़ा है।
और किसान मक्खी। यहाँ पर जो एक किसान है, जो ये व्यक्ति दिखाया गया है, ये काफ़ी दयनीय स्थिति में है। इसके बाल भी देखो, इसकी स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय है। ये टोकरी में जो है फल फ्रूट और ये संपत्ति जो है, धन वगैरह जो वो इसको व्यक्ति को दे रहा है। यानी कि एक तरीके से देखिए किस प्रकार व्यक्ति का जो है शोषण हो रहा है। ये इस पिक्चर के थ्रू हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार जो है, जो बड़े सामंत कुलीन वर्ग के लोग हैं वो आम जनता का शोषण कर रहे हैं टैक्स के थ्रू और अदर माध्यम से जो है। आगे बढ़ते हैं। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या जो है 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो कि 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई है। यानी कि एक लगातार जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और उत्पादन जो है वो काफ़ी, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग जो है काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि अनाज का उत्पादन तो उतना ही हो रहा है लेकिन उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण लोग जो हैं खाने पीने की वस्तुओं के लिए जो है वो एक तरीके से दर दर की ठोकरें खाने को विवश हैं। पाव रोटी को कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अधिकतर कामगार जो कारखाने हैं वहाँ पर मजदूरी करते हुए व्यक्ति जो हैं, उनकी मजदूरी जो है वो कम है। मजदूर के बीच जो है लगातार संघर्ष बढ़ रहा है। अमीर गरीब के बीच जो है वो लगातार चौड़ी खाई जो है होती जा रही है। आम नागरिक को तो जो है भोजन भी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, आजीविका के साधन उनके संकट में पड़ गई हैं। लेकिन कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग है वो एक तरीके से सम्राट जो है वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जिसके कारण जो है लोगों में विद्रोह की भावना जो है वो उठती है। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। इसके बाद जो ये दो हमने देखे कि यहाँ पर केवल दो ही वर्ग थे। एक तो हमने देखा पादरी वर्ग है, कुलीन वर्ग है, लेकिन जो तीन अलग अलग जो हमारे वर्ग हैं ये डिवाइडेड हैं, ये बटे हुए हैं। अब इनके बीच जो है वो लगातार ये स्थिति है कि ये बेरोजगारी भुखमरी की संख्या में रहते हुए किस प्रकार जो है वो अपना टैक्स पे करे, और उसके लिए क्या है, आम एक नए वर्ग का उदय होता है जिसे हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं। पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान कारगर मजदूर जो है विद्रोह कर चुके थे। यानी कि विद्रोह अब नहीं हो रहा है, इससे पहले भी व्यक्ति जो है विद्रोह कर चुके थे, लेकिन उनकी सोशल और जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उसमें कोई चेंज नहीं ला पाए। ये जिम्मेदारी अब तीसरे स्टेट ने उठाई। इन समूहों ने जो समृद्ध शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ रहे थे। यानी कि क्रांति की शुरुआत कौन कर रहा है, मध्यम वर्ग कर रहा है। नए जो ये एजुकेटेड लोग थे, यहाँ पर हमने जो देखा था, ये व्यक्ति आम नागरिक जो हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को तो कोई टैक्स से फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्री व्यापार, ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पर बल पर जो है संपत्ति अर्जित की थी। यानी कि ये जो नया वर्ग उभर कर सामने आया है उसने समुद्री व्यापार के माध्यम से, ऊनी और रेशमी कपड़ों के माध्यम से जो है वे अपने उत्पादन को जो है वो इंक्रीज किया और अब संपत्ति जो है वो इन्होंने अर्जित कर ली है। ऊनी और रेशमी कपड़ों का निर्यात किया जाता था। समाज के समृद्ध लोग जो है वो उसे खरीदते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं ने केवल प्रशासनिक सेवा, वकील और पेशेवर लोग जो शामिल थे, ये पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। जो पादरी और कुलीन वर्ग को जो विशेषाधिकार दिए गए थे, इनका ये विरोध कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं किसकी, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, समान नियमों की बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान की जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक तरीके से जो विश्व के अन्य जो कंट्री थी वहाँ पर जॉन लॉक, रूसो आदि जो दार्शनिक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से जो है वो इस बात का प्रचार किया और इस बात का पूरी तरह से खंडन किया कि जन्म से आधार पर कोई भी व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ नहीं है और उन्हें किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए। जॉन लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। एक तरीके से सम्राट जो स्वयं को घोषित करता था कि भाई वो दैवीय सिद्धांत के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई है, जॉन लॉक जो है इसका पूरी तरीके से खंडन कर रहे हैं। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाया, जिसके कारण जो समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वर्ग है, वो सभी जो है वो इसके प्रति सचेत हो जाते हैं और वो किस प्रकार जो है क्रांति को आगे बढ़ाते हैं देखते हैं। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक जो है एक पुस्तक की रचना की है, जिसमें सरकार के अंदर जो है पावर को डिवाइड करने की बात कही है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से, कि सरकार की सभी शक्तियां जो है वो एक हाथों में न होकर, जो कि वर्तमान समय केवल सम्राट के पास है, शासक के पास है, वो शक्तियां जो है वो डिवाइड होनी चाहिए। किस पे, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के बीच में। ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहे हैं मोंटेस्क्यू और उनकी बुक का क्या नाम है, स्पिरिट ऑफ द लॉज।
जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित किया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अमेरिका में देखने को मिलता है, क्योंकि अमेरिका में जो है कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका सबसे पहले इसी मॉडल पर आधारित जो सरकार यहाँ पर बना ली जाती हैं। फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर हैं के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी जो है प्रेरणा का एक स्रोत बन गई। जब अमेरिका के संविधान में जो है नागरिकों को एक तरीके से राइट दिए गए, उनके संविधान की रचना की गई, तो यहाँ पर भी जो है वो एक तरीके से क्रांति की लहर दौड़ जाती है और वे व्यक्ति जो है वो डिमांड करते हैं सम्राट से कि उन्हें भी क्या चाहिए, पॉलिटिकल राइट चाहिए, फ्रीडम चाहिए। दार्शनिकों के इस विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलून की गोष्ठियों का जो है वो गर्मा गर्म बहस होती रही। पुस्तकों अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद पुस्तकों और अखबारों के बीच लोगों के जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ लोग भी समझ सकें। यानी कि देखिए ये समाज के लोग जो हैं वो लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं कि जो अमेरिका में क्रांति हुई है, अमेरिका में जो उपनिवेश उन्होंने आज़ादी पाली है और संविधान का निर्माण किया है, सेपरेशन ऑफ पावर वो लेकर आए हैं, किस प्रकार लोगों को उनके बीच पहुँचाया जाए, उन्हें सजग किया जाए अपने अधिकारों के प्रति। तो यहाँ पर जो है पढ़े लिखे व्यक्ति जो है वो अखबार और पुस्तकों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही जो व्यक्ति अखबार और पुस्तकें नहीं पढ़ सकते थे उनके बीच जो है अखबार और इन पुस्तकों को जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ लोग भी जो हैं वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके और उनके लिए जो है वो सरकार से मांग कर सके, शासन के विरुद्ध खड़े होकर लड़ाई लड़ सकें। इसके बाद क्या होता है, इसी समय लुई 16वां जो है इसके द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से लोगों पर क्या है टैक्स लगा दिया जाता है कि खबर से विशेषाधिकारी वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा जो है नागरिकों के बीच भड़क जाता है। हमने पीछे डिस्कस किया था कि टैक्स किसको पे करना है, सिर्फ आम पब्लिक को पे करना है। ऊपर के जो 2 स्टेट हैं जो काफ़ी जनसंख्या भी उनकी काफ़ी ज़्यादा है, पॉलिटिकल राइट भी उनके पास है, अथाह संपत्ति भी उनके पास है, लेकिन उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना है। सिर्फ टैक्स कौन पे करेगा, आम पब्लिक पे करेगी जिसके पास खुद पाव रोटी भोजन के लिए जो है पैसे नहीं है। तो इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति की जो है वो एक नींव जो है वो डल जाती है। क्रांति की शुरुआत कैसे हो जाती है देखते हैं। पिछले भाग में देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वां ने कर बढ़ा दिए थे। कि आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया हुआ। प्राचीन राजतंत्र के समय तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसने एस्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा को बुलाकर जो है नए करों के प्रस्तावों के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए और अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। देखिए हमने पीछे डिस्कस किया कि टैक्स को बढ़ाने की जो है वो मांग चल रही है और इसका विरोध कौन कर रहा है, आम पब्लिक कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टैक्स अभी बढ़ाया जा रहा है, टैक्स तो पहले से भी बढ़ते आ रहे थे। तो उसके लिए क्या सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था कि एस्टेट जनरल जो है वो प्रतिनिधि सभा जो है वो यहाँ पर एक बैठक बुलाई जाती थी जो कि करों के प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। यानी कि अगर शासक को टैक्स इंक्लूड करना है, टैक्स लगाना है, तो इसके लिए पहले क्या है, जो प्रतिनिधि सभा है, एस्टेट जनरल है, वहाँ से उनको क्या चाहिए, अनुमति चाहिए। एस्टेट जनरल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है एस्टेट जनरल जो है एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है जिसमें तीनों एस्टेट के प्रतिनिधि जो है वो भेजते थे। अब इसमें लेकिन सम्राट जो है वो आखिरी निर्णय सम्राट का होता था और ये लास्ट जो है 1614 में बुलाई गई है। अब देखिए अब क्या समय आ गया है, 1789। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने जो है 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए जो है एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई है। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन में जो है इसको सजाया गया है। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने लिए 300 प्रतिनिधि भेजे। यानी कि जो पहला एस्टेट कौन था, हमारा जो क्लर्जी वर्ग था, जो पादरी वर्ग थे वो है, और जो दूसरा था हमारा नोबेलिटी जो लोग थे, इन्होंने क्या है अपने वर्ग से 300 व्यक्ति भेज दिए हैं। तीसरे एस्टेट के तीनों प्रतिनिधि जो हैं उनके पीछे खड़े किए गए। देखिए यहाँ पर भी उनको जो है एक तरीके से कैसा ट्रीट किया जा रहा है कि ये जो नोबेलिटी और जो क्लर्जी वर्ग के लोग हैं इन्हें तो आगे बिठाया गया है, लेकिन जो हमारे तीसरे स्टेट के लोग हैं उनको, जिनकी संख्या भी देखिए 600 है,
उनको पीछे खड़ा किया गया। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति जो है समृद्ध शिक्षित वर्ग का जो है वो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किसान, औरतें, कारीगरों की सभा में जो है वो इनका प्रवेश वर्जित था। यानी कि देखिए यहाँ पर कैसा इन लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है कि आम जो महिलाएं हैं वो इसमें शामिल नहीं हो सकती, किसान भी जो है वो इनको नहीं शामिल हो सकते, और कारीगर जो है वो भी इनका सभा में क्या है प्रवेश वर्जित है, इनके प्रवेश की मनाही की गई है। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की एक सूची बनाई जाती है, जिसे प्रतिनिधि सभा जो है वो अपने साथ लेकर आए थे। यानी कि एक तरीके से एक सूची मंगवाई जाती है जिसमें उनके डिमांड जो है वो रखी गई थी। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। सभी व्यक्ति जो है इनके मत का मूल्य कितना है, 1 है। इस बार लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। लुई 16वां भी जो हो इसी के लिए। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि जो है विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। यानी कि देखिए इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। जो तीसरा स्टेट है, जो तीसरा वर्ग है, यहाँ पर हमने देखा था ये जो वर्ग है इसमें किसान और कारीगर को तो जो है इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया है, यहाँ इनका तो प्रवेश तक वर्जित कर दिया गया है। जो यहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो एडवोकेट हैं, वकील है, कर्मचारी हैं, अदालती कार्रवाई जो कर रहे हैं, व्यापारी हैं और व्यवसायी हैं, ये अपने हितों के प्रति जागरूक हैं, सजग हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जो रूसो के द्वारा जो थ्योरी दी गई है, जो मोंटेस्क्यू ने जो बात बताई है पावर ऑफ सेपरेशन की, इसके लिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए हैं और अपने अधिकारों की मांग रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हमको भी जो है राइट होना चाहिए कि भी हम भी जो है वो इसमें वोट जो है कर पाए। यानी एक तरीके से इनको राइट ही नहीं दिया गया, इन्हीं पर टैक्स लगाया जा रहा है और इन्हीं से जो है वो इनकी इच्छा जो है वो नहीं पूछी जा रही है। इसकी वजह से क्या होता है ये जो है इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि जो है विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले जाते हैं। अब क्या होता है, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को यह प्रतिनिधि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को यह प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। यानी कि जो थर्ड हमारी स्टेज थी, जो थर्ड हमारा वर्ग था, वो क्या है, संपूर्ण फ्रांस का जो है वो एक तरीके से अपने आप को प्रवक्ता मान रहे हो। और 20 जून को जो है वर्साय के जो इंडोर टेनिस कोर्ट में ये व्यक्ति जो जमा हुए थे, उन्होंने अपने आप को क्या है नेशनल असेंबली घोषित कर लिया है और शपथ ली है कि सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार जब तक नहीं होगा तब तक असेंबली भंग भी नहीं होगी। यानी एक तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए बात कर रही हैं और जिसमें सम्राट की शक्तियाँ जो है वो कम से कम कर दी जाएं। उनका नेतृत्व कौन कर रहा है, मिराबियो और आबे सीए ने जो है वो इनका नेतृत्व किया है। मिराबियो का जन्म जो है वो एक कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को समाप्त करने की एक ज़रूरत जो है वो सहमत था। यानी कि जो मिराबे हैं वो एक तरीके से एक कुलीन परिवार, संपन्न परिवार में उसका जन्म हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आम नागरिकों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा रहा है, उसके विरुद्ध जो है वो ये खड़ा होता है और उनके अधिकारों की मांग बात करता है। इसके साथ ही आबे सीए जो है मूलतः एक पादरी वर्ग से आते हैं। उन्होंने जो है तीसरा स्टेट, उन्होंने एक पत्रिका निकाली, वर्साई में जुड़ी भीड़ के समक्ष जो है जोरदार भाषण भी दिए। आबे सिरे जो है वो मूलतः पादरी वर्ग से थे और उन्होंने तीसरा स्टेट क्या है इसके बारे में शीर्षक से एक प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका जो है पैम्पलेट भी लिखी थी। यानी तीसरे स्टेट की क्या भूमिका है, क्या रोल है, उसके बारे में उन्होंने क्या है पत्रिका निकाली है और आम नागरिकों के भागीदारी की बात जो है वो कर रहे हैं। जिस वक्त नेशनल असेंबली का संविधान प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, फ्रांस जो है वो आंदोलित हो रहा था। एक तरीके से तो ये लोग जो हैं वो फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है वहाँ पर संविधान लिख रहे हैं, क्योंकि राजा ने जो है जो यहाँ पर ये उनके मांग को अस्वीकार कर दिया था, तो ये यहाँ से जो है वापस आ गए थे, खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना चाहते हैं, स्वयं राजा को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे लाना चाहते हैं, अपने पॉलिटिकल राइट की बात कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि ये तो जो है संविधान के निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में जो है बिजी हैं। इसी टाइम पीरियड पर क्या हो रहा है, फ्रांस जो है वो आंदोलित हो रहा है, फ्रांस में आंदोलन हो रहे हैं। किस तरीके से
कड़ाके की ठंड के कारण जो है फसल जो है वो मारी गई थी। उस टाइम पर फ्रांस में सर्दी जो है बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जिसके कारण जो है फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। जो वहाँ पर मैक्सिमम जो खाई जाने वाली चीज़ें हैं, पाव रोटी जैसे अनाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका था। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। जो बेकरी के लोग थे वो जो है इस समय जो है वो अपनी मुनाफाखोरी करने में व्यस्त थे। अपने लिए अलग जो है वो जमा कर रहे थे ताकि महंगे दामों पर जो है उन्हें बाद में बेचा जा सके। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार करने के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने एक दुकान पर धावा बोल दिया। वहाँ पर जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जिसके कारण उन्होंने क्या है दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। एक तरफ तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक दुखी है, आसमान पर जो है कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आसमान छू रही है कीमतें। इसके साथ ही जो बेकरी मालिक हैं वो जमाखोरी में जुटे हुए हैं, आम जो जनता है वो दुखी है, और इन्होंने औरतों ने क्या है भीड़ ने यहाँ पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने जो है वो एक ऑर्डर दे दिया है कि सेना जो है वो पेरिस में प्रवेश कर ले, एंट्री ले ले। इसके बाद जो क्रोधित भीड़ है उसने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। इस तरह से 14 जुलाई को जो ये घटना हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ी कि उन्होंने बास्तील की जेल को तोड़ा, तो ये जो है एक मेन रीज़न रहा था कि किस प्रकार उन्होंने बास्तील की जेल को तोड़ दिया था। देहाती इलाकों में गांव-गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेत और लुटेरे लोगों के गिराव जो है वो बुला ली हैं, जो पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकले हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूटा और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गई। बहुत से व्यक्ति जो थे उन्होंने तो वहाँ पर पड़ोसी जो राष्ट्र थे वहाँ पर जाकर शरण ले ली। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक तरीके से अफवाह फैल जाती है कि जो जागीरदार हैं, जो मालिक हैं, वो जो है उन्होंने भाड़े पर व्यक्ति जो है बुला लिए हैं और अब उनके साथ कुछ अनिष्ट होने की आशंका है। इस डर में व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी जो पकी हुई फसल है जो उसको तबाह कर देते हैं। यहाँ पर जो किसान जो हैं वो कुदाल और जो उनके भी हथियार जो भी थे उस पर लेकर जो है वो अटैक कर देते हैं और अन्न भंडार जो भी हैं उनको शस्त्रागार की जो हेल्प से जो है वो लूट लेते हैं और जो दस्तावेज जो होते हैं लगान संबंधी उनको जला देते हैं, जिसके कारण जो है फ्रांस में स्थिति और भी ज़्यादा बदतर होती चली जाती हैं। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। जब फ्रांस में ये लगातार क्रांतिकारी गतिविधियां और ये घटनाएं घट रही हैं तो इस समय पर जो लुई 16वां है वो अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता देता है और यह भी मान लेता है कि उसकी सत्ता अब से संविधान का अंकुश होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो संविधान जो है वो शासक से ऊपर होगा। ये बात लुई 16वां जो एक तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने जो है करों, कर्तव्यों और बंधनों वाले एक सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। जो ये असेंबली नेशनल असेंबली बनाई गई है उसने 4 अगस्त 1789 को क्या है टैक्स और जो उनके कर्तव्य हैं और जो सामंती व्यवस्था है उसके उन्मूलन की बात जो है उन्होंने कह दी है। ऐसा आदेश जो है वो पारित कर दिया जाता है। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ देने के लिए विवश किया गया। पादरी लोग जो क्लर्जी वर्ग हैं इसको विशेषाधिकार जो जन्म से दिए गए थे, टैक्स नहीं पे करने का जो राइट इनको जन्म से ही मिला हुआ है, उसको भी छोड़ने के लिए यहाँ पर क्या है नेशनल असेंबली के द्वारा लोगों को विवश किया जाता है। पादरी वर्ग को धार्मिक कर जो है वो एक तरीके से समाप्त कर दिए जाते हैं। चर्च के भू स्वामित्व वाली भूमि जो है वो जब्त कर ली जाती है। चर्च पर जिसका आधिपत्य था वो भूमि जो है वो चर्च से वापस ले ली जाती हैं। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिरवे की संपत्ति जो है वो सरकार के हाथ में आ जाती हैं। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अभी हमने देखा कि जो लुई 16वां है किंग, उसने ये बात मान ली है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम होगा, उसकी शक्तियों पर अंकुश किसका होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का अंकुश होगा। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का जो ड्राफ्टिंग का कार्य था वो पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। सम्राट जो निरंकुश शक्तियों, तानाशाही सम्राट जो बनकर बैठ गया था, उसकी शक्तियां जो है, उसकी पावर जो है उसको लिमिटेड करना जो है इसका प्रमुख कार्य था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि मोंटेस्क्यू जो है, जिन्होंने क्या दिया है, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया है,
ये देखिए द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है पुस्तक उनकी थी, उसमें उन्होंने सबसे पहले बात की थी सेपरेशन ऑफ पावर की, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के बीच। अमेरिका ने इस मॉडल को सबसे पहले जो है वो अपना लिया था विश्व में। अब वही बात कौन कर रहा है, अब वही बात जो है फ्रांस में स्टार्ट हो गई है। फ्रांस ने एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम जो है वो एडॉप्ट कर लिया है। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव जो है वो पड़ जाती है। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब लॉ फॉर्मेशन का राइट किसको मिल गया है, नेशनल असेंबली को मिल गया है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक जो है एक निर्वाचक समूह का चुनाव करती, जो पुणे असेंबली के सदस्यों को चुनती थी। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र के केवल ऐसे पुरुषों को सक्रिय नागरिक माना गया जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ये देखिए यहाँ पर टैक्सेशन की बात फिर से आ गई है। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक माना गया और अलग वर्ग में उन्हें क्या है डिवाइड कर दिया गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त कर असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की श्रेणी में उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क तो यहाँ पर स्थापित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कमी क्या रह गई है, कमी ये रह गई है कि यहाँ पर केवल महिलाओं को तो पहली बात इन्होंने नागरिक मानने से मना कर दिया है, निष्क्रिय नागरिक मान रहे हैं, पैसे उनको मान रहे हैं, एक्टिव उनकी भूमिका है ही नहीं, ये बात कर रहे हैं। इसीलिए पॉलिटिकल राइट देने से महिलाओं को जो है ये मना कर देते हैं एक तरीके से। और दूसरी बात क्या है, ये पुरुषों को भी, सभी पुरुषों को जो है ये राइट नहीं मिला है, केवल उन्हीं पुरुषों को जो है मताधिकार मिला है, वोटिंग राइट मिला है, जो टैक्स जो है वो पे करने के योग्य हैं। संविधान पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र, अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हो जाता है। जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार जो हैं प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होंगे। इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकेगा। राज्य का कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक को नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। यहाँ पर जन्म से अधिकार जो केवल क्लर्जी और नोबेलिटी वर्ग को दिए गए थे, अब उनको हटाकर जो है आम पब्लिक को भी जो है एक तरीके से प्रदान कर दिया जाता है। और उनको क्या क्या राइट दिए जाते हैं वो इसमें हमने देखने को मिला है कि सबसे पहले तो राइट ऑफ लाइफ दिया जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो है वो प्रदान की जाती है, राइट टू स्पीच जो है वो नागरिकों को दिया जाता है। वो ये सभी अधिकार जो हैं कानून के समक्ष बराबरी, इक्वालिटी ऑफ लॉ, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, नेचुरल राइट है, अहरणीय है। राज्य जो है इसमें हरण नहीं कर सकता, इनका हस्तक्षेप नहीं कर सकता राज्य। ये नागरिकों को प्राकृतिक रूप से प्रदान किए गए हैं, नैसर्गिक हैं ये अधिकार, किसी भी स्थिति में इन अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। राज्य का कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के इन अधिकारों की रक्षा करे, और ये दायित्व भी राज्य को ही सौंप दिया गया है कि वह इन अधिकारों की क्या है रक्षा करे। क्रांतिकारी पत्रकार जो पाल्मरा ने अपने अखबार लामी द पल्म जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की थी। जो यहाँ पर नागरिकों के द्वारा जो नेशनल असेंबली जो बनाई गई है, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है उस पर एक विद्वान है, क्रांतिकारी पत्रकार हैं, उन्होंने क्या टिप्पणी की है चलिए देखते हैं। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। इन्होंने माना कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट जो दिया गया वो केवल अमीर लोगों को मिल गया है एक तरीके से। गरीब शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यानी गरीब जो व्यक्ति हैं, पूर जो व्यक्ति हैं, जो शोषित हैं, जिनका शोषण हुआ है, उनकी दशा शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। उनमें सुधार जो है शांतिपूर्ण तरीके से नहीं आ सकता। केवल क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों के माध्यम से ही जो है उनमें परिवर्तन आ सकता है, चेंजेस लाए जा सकते हैं। ये एक बात का एकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक इन्हें लोग मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। यानी ये बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार जो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है, अमीर वर्ग जो है, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने पादरी कुलीन वर्ग का जो हश्र कर दिया एक तरीके से, वही हश्र इनका भी होने वाला है कि जिस प्रकार उन्होंने उनके राइट जो जन्म से विशेष अधिकार दिए गए थे उनको मानने से मना कर दिया, एक दिन आम पब्लिक जो है वो भी इसके
वही हाल करने वाली हैं। अभी देखिए राजनीतिक प्रतीकों के मायने क्या हैं। 18वीं सदी में जो हैं ज़्यादातर पुरुष और स्त्री जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छुपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बिए ने अपनी पेंटिंग चित्र 8 महीना अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीक जो है उनका इस्तेमाल किया है। यानी कि वहाँ पर क्या है, आम सभी नागरिक तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो कैसे जनता तक उनको विचारों को पहुँचाएं, उनके लिए उन्होंने प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थापित किए, सिंबल जो है उनका यूज़ किया, और किस प्रकार जो है आम जनता के बीच वो अपने क्रांतिकारी विचारों को, गतिविधियों को लेकर गए हैं, अपने मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले है ये देखिए टूटी हुई जंजीर। ये एक तरीके से फ्रीडम का प्रतीक है, सिंबल का प्रतीक है। किस प्रकार जो है नागरिकों ने जो है ये दासों को बांधने के लिए जो है इस जंजीर का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है, यानी कि किस प्रकार दास व्यवस्था थी, किस प्रकार जो है वो अमीर जो है गरीब वर्ग का शोषण करते थे। बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित किया, एक तरीके से ये निरंकुश राजशाही से जो है उन्होंने अपने आप को आज़ाद करा लिया है, मुक्त करा लिया है। तो टूटी हुई जंजीर एक तरह से फ्रीडम का सिंबल मानी जा सकती है। नेक्स्ट है छड़ों का बच्छीदार गट्ठर। अकेले छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल है, यानी कि यूनिटी की बात की जा रही है यहाँ पर। जो थर्ड सिंबल है वो है त्रिभुज के आकार में जो है आइस जो है वो बनाई गई है। इसका मतलब क्या है, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आग। सर्वदर्शी आग ज्ञान का प्रतीक है, नॉलेज का सिंबल है। सूर्य की किरणें जो है अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगे, यानी कि एजुकेशन की बात हो रही है, नॉलेज की बात यहाँ पर की जा रही है इन सिंबल्स के थ्रू। अगला है राजदंड, जो कि शाही सत्ता का प्रतीक है, मोनार्की सिस्टम का जो है ये प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट है अपनी पूंछ मुंह के लिए सांप, यानी कि एक तरह से इक्वालिटी का प्रतीक है, कंटिन्यूटी की इसमें बात की जा रही है कि अंगूठे का कोई भी छोर जो है वो नहीं होता है, एक तरीके से पूरी तरह से बंद है। नेक्स्ट है हमारा सिंबल जो कि है लाल फ्राइजियन टोपी, जो कि दासों की स्वतंत्रता के बाद जो है उनके द्वारा पहनी जाने वाली टोपी है। फ्रीडम का भी सिंबल जो है इसे हम मान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे नीला सफ़ेद रंग, नीला सफ़ेद लाल, ये फ्रांस के जो है राष्ट्रीय रंग है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो ट्राई कलर जो है फ्रांस में ये बात आती है, तो ट्राई कलर का जो उन्होंने वहाँ पर जो झंडा अपनाया है, ये तीनों रंग उसमें मौजूद हैं, नीला सफ़ेद और लाल। नेक्स्ट है ये एंजल, जिसे कानून का जो है मानवीय रूप के रूप में दर्शाया गया है। विधिपट कानून सभी के लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर है। इक्वालिटी ऑफ लॉ की जो है यहाँ पर बात की जा रही है, इक्वालिटी ऑफ लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, कोई भी भेदभाव जो है वो लॉ के सामने नहीं किया हुआ। अगला है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना। अभी हमने देखा फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु प्रशिया के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चलती रही। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसीलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने के लिए एक योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्शिया और राष्ट्रीय ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए यहाँ पर जमा होने लगे। एक तरीके से देखिए लुई 16वां मान रहा है कि वहाँ पर क्या है, संविधान पर हस्ताक्षर कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था जो है उन्होंने बना ली है, और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो है वो खुद को मान रहा है। वो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो है कौन है, लुई 16वां है। लेकिन वो एक तरीके से गुप्त रूप से जो है वो समझौता कर लेता है, किसके साथ, वो बात करता है ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ। ऑस्ट्रिया प्लस प्रशिया, इन दोनों के साथ जो है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से उन्होंने विवाह किया था, और जो प्रशिया है यहाँ पर भी ये बातचीत चलती है कि भाई आज हमारे देश में स्थिति उत्पन्न हुई है कि लोग जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, राजा की जो निरंकुश शक्तियां हैं, तानाशाही शासन व्यवस्था है, उसके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। आज अगर हमारे देश में ये बात चल रही है तो कल को आपके देश में भी ये बातें जो हैं वो हो सकती हैं, और फ्रांस की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रभाव जो है विश्व के अन्य देशों पर होगा। तो ऐसी स्थिति में
ऑस्ट्रिया और प्रशा जो हैं वो तैयार हो जाते हैं राजा के साथ सहयोग करने के लिए कि हम जो हैं वो आपकी इसमें मदद करेंगे। यानी एक तरीके से तो वो मान रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है, लेकिन गुप्त रूप से वो समझौता कर रहा है और अपनी तानाशाही, अपनी जो मोनार्की सिस्टम है, राजतंत्रीय शासन व्यवस्था है, तानाशाही निरंकुश शासन व्यवस्था, वो दोबारा स्थापित करना चाहता है। तो ऐसा करने के लिए उसे क्या करना होगा, तो देखिए प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। ऑस्ट्रिया और प्रशा जो है वो इनके बीच नेशनल असेंबली जो है वो युद्ध की घोषणा कर देती हैं और जो वॉलंटियर है वो काफ़ी संख्या में जो है सेना में भर्ती होने लगे और उन्होंने युद्ध को जो है यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता के साथ युद्ध के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रोजेट द लाइल द्वारा रचित मार्सले भी थे। ये गीत पहली बार मार्सलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सले हो गया, जो कि अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। यानी कि एक तरीके से लोगों के बीच जो है वो राष्ट्रभक्ति की भावना जाग जाती है और ये जो है लगातार अपने देशभक्ति के गाने गाते हुए जो है रोजेट राइल के द्वारा जो एक गीत रचा जाता है जिसका नाम है मार्सले। पहली बार जो मार्सले इसमें गाया जाता है, इसीलिए इसका नाम मार्सले जो है वो एक तरीके से रखा गया है, जो कि फ्रांस का वर्तमान समय क्या है, राष्ट्रीय गान भी है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चों पर चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। अभी हमने देखा कि वॉलंटियर जो है वो सेना में भर्ती हो गई हैं और ऑस्ट्रिया प्रशा के विरुद्ध जो है वो युद्ध लड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में जो सभी व्यक्ति जो है वो फ्रांस के क्या हैं, वो सभी शामिल हो गई हैं, सेना में युद्धों पर चले गए हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा खराब हो गई है। कंडीशन जनता को जो है बहुत ज़्यादा दुख की स्थिति देखनी पड़ रही है। पुरुष जो है वो युद्धों में चले जाएंगे हैं। इसके बाद घर परिवार और रोजी रोटी किसने संभाली है, जिम्मेदारी औरतों ने संभाली है। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान ने सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्रदान किए थे। हमने कॉन्स्टिट्यूशन पीछे देखा था कि उन्होंने जो पॉलिटिकल राइट दिए वो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को दिए थे जो कि टैक्स पे करते हैं, और महिलाओं को तो उन्होंने आम नागरिक मानने से ही मना कर दिया था कि ये तो क्या है, पैसिव हैं, इनकी कोई रोल जो है वो भूमिका नहीं है। लेकिन वर्तमान समय देखिए, जैसे ही युद्धों पर ये गई हैं तो घर परिवार को किसने संभाला है, ये जिम्मेदारी किसने उठाई है, महिलाओं ने उठाई है। 1791 के संविधान में अमीरों को ही जो है पॉलिटिकल राइट प्रदान किए गए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में जो है अड्डे बनाकर यहाँ पर जमा होते हैं और सरकार की जो पॉलिसीज जो बनाई गई थी उन पर बहस करते हैं। इनमें से एक जैकोबिन क्लब जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल ये माना जाता है, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा गया, जो अब इस समय राजनीतिक समूह का एक अड्डा बन गया है। पॉलिटिकल जितनी भी बातें होती है वो जैकोबिन क्लब जो है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है सोसाइटी में। क्या करने वाला है देखिए, इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं। यानी कि जैकोबिन क्लब है, यहाँ पर केवल पुरुष नहीं है, महिलाएं भी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए हैं। इस अध्याय के खंड 4 में आप उन्हीं गतिविधियों के बारे में और आगे चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जैकोबिन क्लब के जो सदस्य हैं वो समाज के कम समृद्ध हिस्सों से आते थे। इनमें कौन कौन शामिल हैं, छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि जो है वो इसमें शामिल थे। उनका नेता कौन है, रोबेस्पियर। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अभी तक हमने पढ़ी थी बात जैकोबिन क्लब की, लेकिन अभी हमने पढ़ा जैकोबिन क्लब का जो हेड है वो कौन है, रोबेस्पियर। जैकोबिन में सभी जो वर्ग हैं, जो गरीब जो तबके के लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, कारीगर हैं, पेस्ट्री बनाने वाले हैं, सभी जितने भी हैं एक तरीके से वो इंक्लूड हैं। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग और खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए उन्होंने अपनी अलग जो ड्रेस जो है वो एक तरीके से डिज़ाइन कर ली है। अलग किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता की समाप्ति के ऐलान था। एक तरीके से वो मान रही है कि कुलीन सत्ता जो है वो वर्तमान समय स्थापित जो समाप्त हो चुकी है। इसीलिए जैकोबिनों ने इसे सौ कुलांत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले, घुटने वाले।
सोकलान पुरुष जो है वो लाल रंग की एक टोपी पहनते थे जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक थी। हमने पीछे डिस्कस किया था। ये महिला के हाथ में देखें, ये लाल रंग की टोपी जो है वो दिखाई गई है, जो कि एक तरीके से फ्रीडम का प्रतीक है, सिंबल है फ्रीडम का। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। देखिए समाज कितना ज़्यादा भेदभाव कर रहा है। महिलाओं को ये टोपी तक पहनने की फ्रीडम जो है वो नहीं दे रहा है। कभी वो उन्हें पॉलिटिकल राइट नहीं दे रहा है, कभी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पैसिव नागरिक नागरिक मानने से इनकार कर देता है। तो कभी वो कह रहा है कि भाई महिलाओं को तो ये पहनने की अनुमति ही नहीं है। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज होकर पेरिस वासियों के लिए एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला। राजा खुद कई घंटों तक जो राजा को जो है वो बंधक बनाए रखा गया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। जब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, गर्मियों में महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, तो आम नागरिक जो है वो परेशान हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, राजा के महल पर धावा बोल देते हैं। उसके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको जो है बंदी बना लेते हैं, मार डालते हैं और राजा को कई घंटों तक क्या है उन्होंने बंदी गृह में डाल दिया है। और असेंबली ने प्रस्ताव पेश किया है क्या कि शाही परिवार को क्या है जेल में डाल दिया जाए। चाहे उसके बाद क्या है, नए चुनाव जो है वो कराए गए। 21 वर्ष से अधिक जितनी भी उम्र है, यानी 21 साल से सभी पुरुष, केवल पुरुष लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, कौन मतदान का अधिकार देगा। इन्होंने एक तरीके से क्या है, जो पहले कंडीशन हमने देखी थी कि भाई 2 कंडीशन थी, एक तो महिलाओं को राइट नहीं दिया गया पॉलिटिकल, और दूसरा जिन पुरुषों को राइट मिला था उनके पास संपत्ति होनी चाहिए थी, वो टैक्स पे करने वाले व्यक्ति होने चाहिए थे। अब उन्होंने जो सेकंड कंडीशन थी उसको हटा दिया है कि चाहे उनके पास संपत्ति हो अथवा नहीं हो, उन्हें क्या है वोटिंग का राइट प्रदान होगा, मताधिकार वो दे सकेंगे। लेकिन महिलाओं को फिर से वंचित कर दिया गया है, फिर से इसको संघर्ष करना पड़ेगा। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था फ्रांस में, और जो लुई 16वां था उसने खुद को घोषित कर लिया था कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रहकर काम करेगा। अब वहाँ पर क्या है, नेशनल असेंबली की जगह कन्वेंशन उसका नाम दे दिया जाता है। ठीक है जी। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। यहाँ पर क्या है, मोनार्की सिस्टम जो है, मोनार्की, यहाँ पर इसका पूरी तरह से खात्मा हो जाता है एक तरीके से, और रिपब्लिक गणराज्य, रिपब्लिक स्टेट जो है वो यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है, यानी पब्लिक डिसाइड करेगी कि उनका शासक जो है वो कौन होगा। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें वे कब और कैसे गणतंत्र बने। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। अभी हमने देखा था ना कि भाई शासक को बंदी बना लिया गया है, तो उनको क्या है, देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी जाती है। 21 जनवरी 1793 को जो है पैलेस डी ला कॉन्कॉर्ड में जो है उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती है। जल्द ही रानी मैरी एंटोनेट का भी वही अश्र हुआ। ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी ना, जो बहुत ज़्यादा खर्चीली थी, उसका भी क्या है उन्होंने यही हाल कर दिया है। पूरा परिवार जो है एक तरीके से खत्म हो गया है। लुई 16 जो है उसको भी फांसी दे दी जाती है। इस तरह से देखें यहाँ पर एक जो मोनार्की सिस्टम है उसका एक पूरी तरीके से खात्मा जो है वो यहाँ पर हो गया है। अब नई क्या कंडीशन आती है, अब आता है टेरर युग। टेरर युग क्यों कह रहे हैं, आतंक राज क्यों कह रहे हैं इसको, वो देखते हैं हम। यहाँ पर देखें, हमने पढ़ा था जैकोबिन क्लब, और इसका सबसे बड़ा हेड प्रमुख कौन था, रोबेस्पियर था। अब वही जो है वो शासन में आता है, वही सत्ता संभालता है। इसी के युग को क्या कह रहे हैं हम, टेरर युग कह रहे हैं। सन 1793 से 94 1 साल तक ही रहा है, लेकिन इसने आम पब्लिक का जीना इतना ज़्यादा मुहाल कर दिया कि बहुत ज़्यादा कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि आम नागरिक जो है वो क्या इसका हाल करने वाले हैं। चलिए चैप्टर में देखते हैं। 1793 से 94 तक के काल को जो है आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्य,
कार्यशैली से जो भी असहमति रखने वाले पार्टी के सदस्य थे उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। यानी जो भी उसकी पॉलिसीज की आलोचना करता या उनके विरुद्ध कोई भी बात कहता, वो उसी के विरोध में जो है उनको जेल में डाल देते और उनकी किसी भी बात की कोई वैल्यू नहीं रखी जाती थी, चाहे वो कुलीन हो या पादरी वर्ग हो या फिर खुद उसकी पार्टी के सदस्य हो, उनके खिलाफ क्या है मुकदमा दायर कर लिया जाता। टेरर युग को डिस्कस कर रहे थे हमने देखा था कि जो रोबेस्पियर है वो यहाँ पर क्या है, जैकोबिन क्लब का हेड जो था वो यहाँ पर शासक बन जाता है और अपने प्रति जितने भी व्यक्ति जो थे उनके लिए काफ़ी जो है दंड की पॉलिसी जो है वो अपनाता है और उनको जो है लगातार कार्यशैली से जो भी असहमत होते, उसकी चाहे वे उसकी पार्टी के सदस्य होते या उससे विरुद्ध जो विरोधी पार्टी है, विपक्षी दल है, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उन सभी को जो है गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा जहां पर मुकदमा चलाया गया, यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन क्या है यहाँ पर? गिलोटिन देखिए बेसिकली एक तरीके से एक मशीन जो है उसका आविष्कार किया गया जिसके माध्यम से जो है यहाँ पर व्यक्ति को जो है लेटाया जाता था और एक धारदार हथियार जो है वो यहाँ पर बना जो है वो लगा दिया जाता था और उस व्यक्ति को लेटाकर जो है गिलोटिन इस पर यहाँ पर नीचे गिराया जाता था, जिसके कारण जो है उस व्यक्ति की गर्दन जो है वो धड़ से अलग हो जाती थी और उसे गिलोटिन व्यवस्था नाम दिया गया और गिलोटिन पर चढ़ाकर जो उसका सर जो है वो कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन दो खंभों को बीच में लटकते हुए मशीन जो है वो बनाई गई थी जिस पर अपराधी का सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता था रखकर। इस मशीन का आविष्कारक जो है डॉक्टर गिलोटिन थे, जिसके कारण इसको क्या है गिलोटिन कहा गया था, इसका नाम भी गिलोटिन पड़ गया था। रोबेस्पियर सरकार ने जो है नया कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा जो है वो डिसाइड कर दी। गोश्त और पावरोटी की जो है राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर जो है रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संशोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू रखने की कोशिश की गई। एक तरीके से देखिए रोबेस्पियर कौन से पॉलिसीज ला रहे हैं, वो एक तरीके से जो है मजदूरी और जो कीमतें थी उसको अधिकतम सीमा जो है वो उसने डिसाइड कर दी हैं और जो खाने के लिए जो उनका राशन है समता रोटी उसका नाम दिया गया। यानी कैसा वो भोजन खाएंगे ये भी बात डिसाइड कौन कर रहा है? रोबेस्पियर डिसाइड कर रहा है। वो कह रहे हैं कि केवल एक ही तरह का अनाज उगाया जाए और भाई उसकी ही रोटी जो है सभी व्यक्ति खाएं। अब ऐसा होना तो देखिए असंभव सा था, क्योंकि सभी व्यक्तियों की चॉइस जो है वो अलग अलग होती है और सभी जो है वो एक तरीके का अन्न खाना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर रोबेस्पियर के द्वारा ये व्यवस्था लागू की जाती है, ज़बरदस्ती थोपी जाती है कि सभी व्यक्ति जो है वो एक तरह का भोजन खाएं। परंपरागत मॉन्स्योर और मदाम जो हैं के स्थान पर सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को जो है सितोयन जो है नागरिक का नाम से संबोधित किया जाने लगा। यानी कि उनका डिसाइड कर दिया कि उन्हें किस नाम से संबोधन किया जाए। जो महाशय और महोदय उनको कहा दिया जाता था, अब उनको क्या कहे गए, नागरिक और नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके अनेक भवनों को बैरक के दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी इतनी जो नीतियाँ जो हैं वो उनको इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राई त्राई करने लगे। यानी कि जो कि उसके आलोचक छोड़िए, जो उसकी पार्टी के लोग थे वो भी जो है वो उससे विरोध करने लगे। उसका एक तरीके से उससे हिंसा जो उसने फैलाई उसके विरुद्ध जो है वो खड़े हो गई। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और जो न्यायालय उसने बनाया था खुद ने और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यानी कि जिस आतंक का उन्होंने स्टार्ट करा था रोबेस्पियर ने, उसी आतंक की वो भेंट चढ़ गया है। एक तरीके से गिलोटिन व्यवस्था को यहाँ उसने स्थापित की थी अपने विरोधी व्यक्तियों के लिए। जो भी उसके विरुद्ध बात करता उसको जो है गिलोटिन में चढ़ाकर मार दिया जाता। उसी तरह आम पब्लिक ने क्या किया है, उसी पर न्यायालय मुकदमा के द्वारा जो है गिलोटिन व्यवस्था पर चढ़ाकर जो है उसकी हत्या कर दी जाती है।
अब फ्रांस में क्या है, रोबेस्पियर जो है वो जैकोबिन जो सरकार है वो एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जा चुकी है। अब क्या है, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास जो है वो सत्ता आ गई है। नए संविधान के तहत संपत्ति विहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। यानी कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें बात क्या थी कि भाई जिसके पास संपत्ति नहीं है वहाँ उसको जो है पॉलिटिकल वोटिंग राइट नहीं दिया गया। इस संविधान ने 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। 5 सदस्यों की एक कार्यपालिका जिसे डायरेक्टरी को जो है वो एक तरीके से नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की जो है कोशिश की गई। जिस प्रकार जो रोबेस्पियर जो है वो जैकोबिन क्लब का जो मेंबर था वो निरंकुश शासन बन गया था, उससे बचने के लिए जो है कार्यपालिका एक व्यक्ति में जो है सभी शक्तियाँ जो है वो केंद्रित नहीं रह जाएं, उसके लिए क्या चेंजेस अब ला रहे हैं, बचने की जो है कोशिश की गई। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा जो है अक्सर विधान परिषदों से होता, तब विधान परिषदों ने बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टर की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाही नेपोलियन बोनापार्ट के मार्ग का उदय जो है वो प्रशस्त कर दिया। यानी कि वर्तमान समय में कोई भी जो है एक शासन व्यवस्था के लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम जो स्थापित किया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर स्थापित नहीं है और उसके लिए लगातार जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है और पूर्ण सरकार की सत्ता को जो है वो संभालें। इस बीच जो है एक व्यक्ति जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि सैनिक तानाशाह बनकर उभर कर सामने आता है, वो जो है वो यहाँ पर क्या है किंग बन जाता है एक तरीके से। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान जो स्वतंत्रता थी, विधि सम्मत समानता, इक्वालिटी की जो बात की गई थी, बंधुत्व प्रेरक आदर्श जो है वो बने रहे। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का मूल नारा क्या था कि जो समानता, इक्वालिटी, बंधुत्व की जो प्रेरणा है, स्वतंत्रता, ये सभी जो हैं वो आदर्श एक तरीके से बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। भारतीय संविधान में भी कहीं ना कहीं जो फ्रांसीसी क्रांति के विचार जो है वो देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं कि विश्व बंधुत्व की, स्वतंत्रता की और समानता की। ये विश्व के लिए जो है एक तरीके से आदर्श वाक्य के रूप में भी उभर कर सामने आए। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? हमने पीछे देखा कि महिलाओं को किस प्रकार दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है, उनके साथ कैसा पिछड़ेपन जैसा व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल रही, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है सभी जगह, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए जो है प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जो है जीविका निर्वाह के लिए कार्य करती थीं, सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई का कार्य करती थीं, फूल सब्जियां बेचती थीं अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम जो काज जो है वो करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई, व्यावसायिक परीक्षण के जो है वो मौके नहीं होते थे, ट्रेनिंग उनको नहीं मिलती थी और एजुकेशन सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डेवलप नहीं हुआ था। केवल कुलीन वर्ग की जो थर्ड जो स्टेज की जो महिलाएँ थी ये उनकी बात की थी। लेकिन जो यहाँ पर हमने जो सिस्टम देखा था, जो 3 वर्गों में डिवाइड था, जो आम समाज भी, तो उसमें निचले जो वर्ग की महिलाएं थी वो क्या कर रही थी, घरेलू कामकाज, सिलाई बुनाई, उन सभी कार्यों में वो लगी हुई थी। उससे ऊपरी जो वर्ग हैं वहाँ पर महिलाएं क्या कर रही थी, केवल कुलीन लड़कियां और तीसरे स्टेट की धनी लड़कियों को ही जो है कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। यानी कि एक तरीके से केवल कुछ ही भागीदारी जो है वो शिक्षा में उनकी हिस्सेदारी थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था, जैसे खाना बनाना, पानी लाना, लाइन में लगकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख, और उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम थी। यानी कि आमतौर पर जो महिलाओं की भूमिका समझी जाती है केवल घरेलू कार्य तक उनको सीमित रखा जाता है, वही सोसाइटी में जो है यहाँ पर भी चल रहा था फ्रांसीसी समाज में। और पुरुषों की तुलना में उनको मजदूरी जो है वो काफ़ी कम मात्रा में मिलती थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद को राजनीतिक पॉलिटिकल क्लब जो है उन्होंने स्टार्ट किए, अखबार निकाले गए। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए, जो महिलाओं को जो है उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते थे, उन्हें प्रेरणा देते थे कि किस प्रकार सोसाइटी में जो है चेंज लाया जाए। और उन्हें अभी देखिए, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक ऑफ वुमेन जो है वो सबसे मशहूर क्लब जो था वो स्थापित हो गया था। उनकी एक प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान पॉलिटिकल राइट जो है वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक जायज़ मांग कही जा सकती है। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में जो है उन्हें पैसिव नागरिक माना गया।
और उस पैसिव नागरिक का दर्जा दिया गया, निष्क्रिय नागरिक माना गया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने वाले और राजनीतिक पदों की मांग रखी। महिलाओं ने क्या कहा कि भाई उनको वोटिंग राइट जो है वो मिलना चाहिए, वोटिंग राइट मिलना चाहिए, असेंबली के लिए जो है वो भी चुनाव लड़ें और पॉलिटिकल जो पद हैं उनके लिए उन्होंने क्या है अपनी मांग रखी। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ महिलाओं को जो है शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया, यानी कि जहाँ पर महिलाओं के लिए एजुकेशन स्कूल जो है वो स्थापित नहीं किए गए थे और उनको कोई परमिशन नहीं थी, केवल घर की चार दीवारी में रहकर वो कार्य करती थी। अब उनके आम पब्लिक को जो है वो लड़कियां भी स्कूल में जाकर शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकती थी। सरकारी स्कूल जो है वो एक तरीके से यहाँ पर स्थापित कर दी जाते हैं। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ जो है शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। पहले तो उन्हें पिता जो है पति के अधीन रहकर ही कार्य करना पड़ता था। अब उनके जो है एजुकेटेड हुई जब वो, तो उन्हें माना कि भाई उनके पिता जो है मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया है, यानी विवाह केवल तभी हो सकता था जब उनकी इच्छा हो, उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा नहीं किया जा सकता था। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण जो है रजिस्ट्रेशन किया जाने लगा। तलाक को जो है कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई और मर्द औरत दोनों को ही जो है इसको अर्जी का अधिकार दिया गया है, यानी कि केवल तलाक अगर किसी को लेना है तो इसमें केवल पुरुष की भूमिका नहीं होगी बल्कि महिलाओं को भी जो है वो इसके लिए इक्वल माना जाने लगा, दोनों को जो है वो समान समझा गया। मर्द औरतें दोनों इसकी अर्जी के लिए जो है उन्हें अधिकार दिया गया। अब महिलाएं ट्रेनिंग ले सकती थी, व्यावसायिक परीक्षण के लिए कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी जो है वो चला सकती थी, यानी कि कुछ हद तक जो है उन्हें आज़ादी मिली है। स्कूल जो है वो स्थापित कर दी गई हैं। इसके साथ ही एजुकेशन के बाद जो है वो कोई भी व्यवसाय जो है वो अपना सकती थी, कलाकार बन सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं को संघर्ष जो है वो लगातार जारी रहा। पॉलिटिकल राइट जो है वो महिलाओं को नहीं मिले। यहाँ पर भी आतंक राज के दौरान महिलाओं ने क्लबों को बंद करने और उनके राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू कर दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो उनके पॉलिटिकल क्लब जो चल रहे थे उनको जो है बंद करने की बात कर दी और उन पर जो है प्रतिबंध जो है वो एक तरीके से लगाने वाला एक एक्ट जो है वो लागू कर दिया जाता है। कई जानी मानी महिलाएं, जो फेमस महिलाएं थी, जो महिलाओं के लिए लगातार कार्य कर रही थी, उनको क्या किया है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको कुछ को तो फांसी पर भी चढ़ा दिया जाता है। यानी उनकी गलती क्या है, सिर्फ अपने लिए पॉलिटिकल जो राइट जो है वो उनकी डिमांड रख रही है कि भाई उनको भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। समाज में जो है वो महिलाओं की भूमिका भी जो है वो उतनी ही है जितनी पुरुषों की है, लेकिन इस सोसाइटी को जो है ये समझ में नहीं आ रहा है और वो लगातार जो है महिलाओं के विरुद्ध अन्याय जो है करती चली जा रही है। किस प्रकार महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको फांसी पर चढ़ाया जाता है, सिर्फ इस बात के लिए कि वो पॉलिटिकल राइट की डिमांड कर रही हैं। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन जो है वो अगली सदी में भी अनेक वर्षों तक चलता रहा। मताधिकार वोटिंग राइट जो है वो 19वीं सदी के अंत तक 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। यानी कि 1789 में जो ये फ्रांसीसी क्रांति जारी रहती है, लेकिन महिलाओं को वोटिंग राइट 1946 में मिलता है। यानी कि देखिए समाज कितना एक पिछड़ेपन का प्रतीक दे रहा है कि भाई वो महिलाओं को वो नागरिक मानने से इनकार कर रहा है कि उसकी निष्क्रिय भूमिका है, निष्क्रिय रूप से जो है नागरिक माना जा रहा है। जबकि इस स्थिति में देखा जाए तो इंडिया में भी जो फ्रीडम मिली तो सभी को वोटिंग राइट जो है वो इक्वली प्रदान किया गया। सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया था कि भाई सभी नागरिक, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, किसी प्रकार का भेदभाव के बिना जो है सभी को वोटिंग पॉलिटिकल राइट जो है वो प्रदान किए गए थे। लेकिन यहाँ महिलाएं जो है वो लगातार संघर्ष करती रह गई। जहाँ फ्रांस जो है एक काफ़ी कल्चरल और जो सभ्य देश जो है वो माना जाता था, उस टाइम पीरियड की बात है कि महिलाओं ने कितना संघर्ष किया है सिर्फ पॉलिटिकल राइट के लिए। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान महिलाएं जो हैं वो राजनीतिक सरगर्मियों के प्रेरक स्मृतियों के रूप में जिंदा रखा गया। तय 1946 में जो है महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में से दास प्रथा का उन्मूलन जो है जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारकों में से एक था। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलोप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और काफ़ी वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। अपरिचित और दूर देश जाने और काम करने के लिए जो है यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार को पूरा किया गया। यानी कि किस प्रकार उपनिवेशवाद का जन्म हुआ और उन्होंने जो है आम नागरिकों को दास की भांति जो है वो समझा और उन्हें जो है
काम पर भेजने के लिए विश्वकैन ने उन्हें भेजकर जो है वहाँ पर उनसे दास प्रथा की व्यवस्था को स्टार्ट करा। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ और फ्रांसीसी सौदागर बारदे और नानते जो बंदरगाह हैं वहाँ से अफ्रीका तक पर जहाज ले जाते और वहाँ पर जो है स्थानीय व्यक्ति जो सरदार थे वहाँ से उनको दासों को जो है फल फ्रूट सब्जियों की तरह जो इनको खरीदा जा रहा है, किसको, आम नागरिकों को जो गरीब हैं दास हैं, दासों को दाग कर उन पर हथकड़ियाँ डालकर जो है अटलांटिक महासागर के पार जो है कैरेबियाई देशों तक जो है 3 माह की समुद्री यात्रा के द्वारा जहाज़ों में ठूस लिया जाता और वहाँ पर जो है बागान मालिकों को बेच दिया जाता। दास श्रम के बल पर यूरोप बाज़ारों में जो है चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना जो है वो संभव हुआ। यानी कि जो ये नागरिक थे ये क्या करते हैं, फ्रांसीसी व्यक्ति या और जो भी जैकोबिन क्लब के सदस्य थे जो विश्व के भ्रमण पर निकले थे, इन्होंने क्या किया कि यहाँ के लोग जो है वो काम करने को तैयार नहीं थे बागानों में। तो यहाँ जो अफ्रीका जैसे देश थे जहाँ पर गरीबी काफ़ी ज़्यादा थी, भुखमरी थी, तो ऐसे कंडीशन में इन्होंने वहाँ से नागरिकों को खरीदा और वहाँ पर जो है खेती करने के लिए अपने देश में जो है ये ले आए हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति की मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। 18वीं सेंचुरी में जो है दास प्रथा को लेकर फ्रांस में कोई ज़्यादा जो है विद्रोह देखने को नहीं मिलता है। नेशनल असेंबली में काफ़ी ज़ोरदार बहस इस बात को लेकर चलती है कि भाई उन व्यक्तियों को भी वही मूल अधिकार प्रदान किए जाएं जो आम नागरिकों को होते हैं जो कि उपनिवेश हैं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय के कारण जो है नेशनल असेंबली ने इसमें कोई भी कानून जो वो इस पर पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः 1794 में क्या है, कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों से सभी दासों को मुक्ति का कानून जो है वो पारित कर दिया। ये एक्ट जो है एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्षों के बाद नेपोलियन ने दास व्यवस्था को जो है पुनः स्टार्ट कर दिया है। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को जो है गुलाम बनाने की स्वतंत्रता दोबारा से मिल जाते हैं। नेपोलियन जब दोबारा सत्ता में आता है तो यहाँ पर ये क्या करता है कि बागान मालिकों को क्या है आर्थिक हित साधने के लिए इन लोगों को जो है गुलाम बनाने की दोबारा से जो है वो फ्रीडम मिल जाती है। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1848 में देखने को मिलता है।